हेलो नमस्कार। आप सभी का सरकारी लाइब्रेरी में स्वागत है। और आज जो है हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं और ज्योग्राफी का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम भारत एक सामान्य परिचय को हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को भी शेयर करें। और ये जो ज्योग्राफी हम शुरू कर रहे हैं तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी आपका जीएस पूछा जाएगा। सभी एग्जाम में जो है ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं और ज्योग्राफी को हम पूरे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे जो है थ्योरी भी आपको दिखेगा और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मैप जो है, मैप के माध्यम से भी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। आप बहुत मतलब कि ज्योग्राफी आपको आसान लगने लगेगा, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, बिल्कुल भी कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान है ज्योग्राफी। और शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत का नामकरण के बारे में। ठीक है, कि भारत का नामकरण ये जो है भारत और जो भी नाम पड़ा है भारत का, तो ये कैसे पड़ा है। सबसे पहले देखिए भारत का नाम भारत कैसे पड़ा या भारतवर्ष कैसे पड़ा। तो आपको पता है कि जो हमारे पुराण हैं तो पुराणों की संख्या टोटल है 18। ठीक है, इन्हीं 18 पुराणों में से एक है वायु पुराण। और वायु पुराण के अनुसार एक राजा थे दुष्यंत, और दुष्यंत की पत्नी का नाम है शकुंतला। और इन्हीं से जो पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया था भरत। और ये जाके भरत जो है तो आगे जाके बहुत एक महान राजा हुए। और इन्हीं भरत के नाम पे भारत का नाम जो है ये भारतवर्ष पड़ा था। तो पता चल गया कि भारत नाम कैसे पड़ा था, तो ये राजा भरत के नाम पे पड़ा था। दूसरा नाम देखो भारत का जो है तो ये है आर्यावर्त। और ये आर्यावर्त कैसे पड़ा था, तो वैदिक काल में यहाँ पे आर्य लोग निवास करते थे भारतीय क्षेत्र में, और इन्हीं आर्यों के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ गया। तीसरा नाम है हिंदुस्तान। तो भारत हिंदुस्तान के नाम से कैसे जाना गया, तो यहाँ पे सिंधु नदी था, सिंधु नदी। और यहाँ पे जो है प्राचीन काल में जो आज का सऊदी अरब देश है तो वहाँ पे अरबी लोग आते थे, अरबी लेखक आते थे भारत में प्राचीन काल में। इसी तरह जो आज का ईरान देश है तो ईरान पहले फॉरस के नाम से जाना जाता था। तो यही फॉरस के नाम से जो ईरान जाना गया तो वहाँ से जो लेखक आते थे तो उन्हें कहा जाता था फारसी। तो यही जो अरबी और फारसी लोग हैं तो इन्हीं के कारण ये हिंदुस्तान पड़ा था, क्योंकि ये सिंधु नदी को हिंद कह के पुकारते थे। ये सिंधु उच्चारण नहीं कर पाते थे, ये कहते थे हिंद। तो इसी के कारण हिंद से बन गया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान कैसे पड़ा था, फारसी और अरबी लेखकों के कारण पड़ा था। चौथा नाम जो है तो ये है इंडिया। तो इंडिया कैसे बना था, तो जो यूनानी लोग होते थे तो यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस कहते थे। आज भी जो है अंग्रेजी में सिंधु नदी को इंडस ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इंडस, तो इंडस से यहाँ पे नाम दिख रहा है इंडस, IND। तो इंड से बन गया इंडिया। तो इंडिया बना था यूनानियों के कारण। तो ये नाम याद रखिए कि भारत पड़ा था भरत के नाम पे, आर्यावर्त आर्यों के नाम पे, हिंदुस्तान पड़ा अरबी और फारसी लेखकों के कारण, और इंडिया पड़ा यूनानियों के कारण। और यहीं पे हमने बात कर लिया वायु पुराण के बारे में। वायु पुराण में ही राजा थे दुष्यंत और उनकी पत्नी का नाम है शकुंतला, और जो पुत्र हुआ तो उसका नाम रखा गया था भरत। और भरत आगे चल के बहुत महान राजा हुए जिसके कारण इन्हीं के नाम पे भारत पड़ा। और भारत जो है तो भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है तो ये पुराणों में ही किया गया था सबसे पहले। और ऐसा ग्रंथों में भी मिलता है कि भारत जो है तो ये जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग हुआ करता था। तो ये भारत जो है तो ये जम्बू द्वीप का दक्षिणतम भाग हुआ करता था, ये ग्रंथों के अनुसार ऐसा जानकारी मिलता है। तो ये भारत के नामकरण के बारे में था। अगला हम देखते हैं भारत का आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये टोटल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि पूरे विश्व का कितना है, तो ये है पूरे विश्व का 2.43%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है पूरे विश्व में 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा, और तीसरे नंबर पे जो है वो है चाइना। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो तीसरे नंबर पे चाइना होगा। और चौथे नंबर पे कौन हो जाएगा, तो ये USA हो जाएगा। USA चौथे नंबर पे और तीसरे नंबर पे है चाइना। ठीक है, इसी तरह 5वें नंबर पे जो है तो ये है ब्राजील, और 6ठे नंबर पे जो है तो वो है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे है हमारा देश प्यारा भारत। तो ठीक है, तो 7वें नंबर पे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है भारत। इसी तरह जनसंख्या की भारत की बात करें तो भारत का जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार ये है 121.09 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या है ये है 121.09 करोड़। और पूरे वर्ल्ड में जो है टोटल जनसंख्या 7 अरब के पार हो गया है। और इन 7 अरब जनसंख्या में से भारत में 17.5% जनसंख्या भारत में है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है तो ये दूसरा बड़ा देश है। पहले नंबर पे जो है तो वो है चाइना। तो जनसंख्या की दृष्टि से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो चाइना में है, दूसरे नंबर पे भारत में। और पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या जो है तो ये भारत में है। और संख्या में बात करें तो ये 121.09 करोड़ है। और इसके आकार की बात करें तो आकार जो है ये चतुष्कोण यानी कि 4 भुजाकार है इसका आकार। तो आकार हम इसको मैप में हम देख लेते हैं कि मैप में किस तरह से इसका आकार है। तो यहाँ पे मैप अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए मैप, हाँ ये रहा मैप। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसका जो पूर्वी बिंदु होगा यहाँ से देखते हैं, एक मिनट।
मान लेते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है तो वो है किबुतो। इसी तरह से जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु तो ये इंद्राकोल, और जो इसका सबसे पश्चिमी बिंदु होगा ये गुहार मोती है, और मुख्य भूमि पे इसका जो दक्षिणतम बिंदु है तो वो है कन्याकुमारी, जो कि कैप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। इन सभी बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो ये किस तरह का आकार दिखाई दे रहा है, चार भुजाकार हो गया ना, वर्ग मतलब कि चतुर्भुज के आकार का। तो इसी के कारण से यहाँ पे बताया गया है कि भारत का जो आकार है तो वो चतुष्कोणीय है, चतुष्कोण यानी कि चार भुजाकार। इसके बाद इसका विस्तार को हम देख लेते हैं पूरे डिटेल में। तो अगर हम भारत के विस्तार की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध कैसे होगा वो समझते हैं हम मैप के माध्यम से। तो मैप के माध्यम से देखिए, सबसे पहले अगर हम पृथ्वी पूरा विश्व की बात करें तो उसको अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने के लिए, जैसे कि जो पृथ्वी है गोलाकार है, मान लेते हैं ये गोलाकार है, ठीक है पृथ्वी। अब इसको दो तरह से विभाजित किया जाता है बराबर बराबर भागों में। एक है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो लेटिव हुई लाइन है तो इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा यानी कि लेटीट्यूड, लेटीट्यूड यानी कि लेटिव हुई लाइन, लेटिव हुई लाइन यानी कि अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। एक है ये हिस्सा हो जाएगा, ये हिस्सा, और दूसरा हो जाएगा ये हिस्सा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है तो इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला जो हिस्सा है तो ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह जो पृथ्वी है तो उसको फिर से बराबर भागों में बांटना है। तो एक है 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है तो ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगा। इधर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और इधर हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ से देख सकते हैं 0 डिग्री इधर से गुजरेगा तो ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरह से पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया। और भारत जो पड़ेगा, ये जो चार भाग बने, एक पहला भाग बना, ये दूसरा भाग बना, ये तीसरा भाग बना और ये चौथा भाग बना। तो भारत जो है यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन में। तो इसी के कारण से भारत जो है यहाँ से देख सकते हैं ये उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो ये उत्तर पूर्व में पड़ता है तो हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से याद रखिएगा कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला हम देखते हैं भारत का अक्षांश विस्तार की बात करें तो अक्षांश विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अक्षांश विस्तार जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये अक्षांश विस्तार है भारत का। और इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, और इसी तरह देशांतर विस्तार जो है तो ये भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और इसको डिस्टेंस में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो इन चारों को हम मैप में समझ लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद हम दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी बिंदु, इनको भी वहीं पे मैप में ही हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये, हाँ, तो यहाँ से देखिए अगर हमें भारत का ये वाला जो मेन रीजन है भारत का, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है तो ये इसका मुख्य भूमि हो जाएगा। मुख्य भूमि के अलावा भारत का हिस्सा जो है समुद्र में भी है। तो समुद्र में जो हिस्सा है तो ये यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे हो जाएगा एक हो जाएगा ये लक्षद्वीप हो जाएगा। तो दो द्वीप है जो कि समुद्र में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो ये भी जो है भारत का हिस्सा है लेकिन ये समुद्र में है। तो हम सबसे पहले मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार की बात करते हैं। तो मुख्य भूमि का जो अक्षांश विस्तार शुरू होता है यहाँ से शुरू होता है, ये वाला जो रीजन है यहाँ से। तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके उत्तर की ओर कहाँ तक फैला हुआ है तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देशांतर विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतर विस्तार यहाँ से शुरू होता है और ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। और यहाँ से लेके जो ये जाएगा तो ये जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो अक्षांश विस्तार मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसी तरह से ये देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार दोनों याद रखना है। और डिस्टेंस में कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका उत्तरी बिंदु हो जाएगा और ये दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि पे कन्याकुमारी हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इसी तरह यहाँ पे जो इसका ये जो पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये 2933 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस याद रखना है। उत्तर से दक्षिण के बीच में जो डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा 3214 और पूरब से पश्चिम के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2933 किलोमीटर। तो ये याद रखना है। अब देखो, अगर ये तो मुख्य भूमि में इसका अक्षांश विस्तार था 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन अगर द्वीप समूह में पूछा जाए कि द्वीपों में इसका जो अक्षांश विस्तार है ये कहाँ से शुरू होता है तो भारत का जो सीमा शुरू होता है तो ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से ही शुरू हो जाता है, जो कि कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और उसमें भी कहाँ पे, तो ये है दक्षिणी निकोबार में है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो उसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक इधर हो जाएगा अंडमान और इधर हो जाएगा निकोबार। जो अंडमान है तो उसको 4 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। इसी तरह जो ये निकोबार है तो निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। तो ये जो
इंदिरा पॉइंट है, तो ये यहाँ जो सबसे इधर वाला जो है ग्रेट निकोबार, ये वाला रीजन, तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये ग्रेट निकोबार जो है, तो वहीं से ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा पॉइंट से होके गुजरता है। तो यहाँ से सबसे पहले भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कोल। और मुख्य भूमि पे जो दक्षिणतम बिंदु होगा, तो ये कन्याकुमारी यहाँ पे है, जो कि कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, तो ये इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसी तरह भारत का जो पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबुथु हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, तो यह है गुहार मोदी, जहाँ पे स्थित है, गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि इतना आपको मैप के माध्यम से समझ में आया होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, तो ये कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंदिरा पॉइंट है। इसी को पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता था, और ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ग्रेट निकोबार में। फिर से समझिए, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो उसको 2 भाग में बांटा गया। एक है इधर अंडमान हो जाएगा, और ये निकोबार हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अंडमान है, तो उसको 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अंडमान पहला भाग, दूसरा ये मध्य अंडमान, तीसरा भाग ये दक्षिण अंडमान, और चौथा जो हो जाएगा ये लिटिल अंडमान। इसी तरह जो निकोबार है, तो निकोबार को 3 भागों में बांटा गया। पहला हो जाएगा कौन सा, कार निकोबार, दूसरा हो जाएगा लिटिल निकोबार, और तीसरा जो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कौन सा, तो ग्रेट निकोबार। तो ये जो ग्रेट निकोबार है लास्ट वाला, तो इसी ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है, जिसको कि पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता था। इसी को पार्सल पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम याद रखना है, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट। और जो उत्तरी बिंदु है, तो वो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के इंदिरा कोल था। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबुथु, और पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात के कच्छ जिला में गुहार मोती स्थित है। इसी तरह भारत का सीमा को देख लेते हैं। एक है जो समुद्र की ओर जो सीमा है, जिसको कि तट रेखा वाला लंबाई कहेंगे, और जो स्थल की ओर जो सीमा होगा, जिसको कि स्थलीय सीमा कहेंगे। तो समुद्री सीमा की बात करें, तो ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें, देखो मैप में दिखाते हैं, हाँ यहाँ पे, तो देखो जो भारत है, तो भारत के मैप को हमने 2 भाग में विभाजित कर लिया। ठीक है, ये जो है ये समुद्री सीमा वाला मैप है। तो समुद्री सीमा को सबसे पहले देखें, तो समुद्री सीमा वाला जो है, तो ये देखिए यहाँ पे भारत का जो भी राज्य मतलब कि समुद्र को छूता है, तो वो समुद्री सीमा के अंदर आएगा। ठीक है, समुद्री सीमा के अंदर। और जो स्थलीय सीमा है, तो ये स्थल, जैसे पाकिस्तान के साथ राजस्थान सटा हुआ है, पंजाब सटा हुआ है, तो ये स्थलीय सीमा है। ये जो रेड वाला लाइन है, तो ये स्थलीय सीमा है। ठीक है, तो स्थलीय सीमा की जो टोटल लंबाई है, तो ये है 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है, स्थलीय सीमा की लंबाई भारत में कितना है, 15,106.7 किलोमीटर। और वहीं पे जो समुद्री सीमा की लंबाई है, तो समुद्री सीमा की लंबाई, अगर ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये जो लक्षद्वीप समूह है, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ राज्यों को, मुख्य भूमि का राज्यों को माना जाए, तो ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है, 6100 किलोमीटर। लेकिन इनका जो अंडमान निकोबार है और यहाँ पे जो लक्षद्वीप है, इनका भी सीमा को अगर शामिल किया जाए, तो ये टोटल हो जाएगा 75-17 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए कि द्वीप रहित जो तट रेखा की लंबाई है भारत का, वो है 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों के साथ यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का भी सीमा को जोड़ा जाए, तो भारत का समुद्री सीमा जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75-17 किलोमीटर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इतना चीज। तो तट रेखा के साथ भारत का लंबाई हो जाएगा 75-17, और द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा हो जाएगा 15,106.7 किलोमीटर। अगला देखिए, जो टोटल भारत जो है, तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। और ये जो टोटल 8 कितना हो जाएगा, 36 जो क्षेत्र हैं, तो इनको जो है 6 अंचलों में विभाजित किया गया है। तो भारत में अंचलों की संख्या यानी कि जोन की संख्या जो है, अंचल को अंग्रेजी से जोन कहेंगे, तो टोटल 6 गो जोन है। और ये 6 जोन जो है, ये कौन कौन सा है, एक है पूर्वी अंचल। पूर्वी अंचल में टोटल 4 गो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या एक भी नहीं है। ठीक है, 0 है। तो ये पूर्वी अंचल में 4 राज्य कौन कौन सा है, बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये 4 राज्य पूर्वी अंचल में आते हैं। इसी तरह पश्चिमी अंचल की बात करें, तो पश्चिमी अंचल जो है, तो यहाँ पे भी 4 गो राज्य शामिल है पश्चिमी अंचल में, और केंद्र शासित प्रदेश 1 है। और ये जो पश्चिमी अंचल में 4 राज्य हैं, ये कौन है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो है दादर, नागर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, तो ये याद रखिए। इसके बाद देखिए उत्तरी अंचल, तो उत्तरी अंचल में 5 स्टेट है। 5 स्टेट कौन कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी अंचल में 4 हैं। कौन कौन है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। इसी तरह जो दक्षिणी अंचल है, चौथा अंचल है हमारा दक्षिणी अंचल, इसमें है 5 स्टेट हैं। कौन कौन से स्टेट हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें दक्षिणी अंचल में 4 हैं। कौन कौन सा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। ठीक है, तो ये याद रखिए।
सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है दक्षिणी अंचल में, साउथ जोन में, तो इसमें 3 ही है, 4 नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 याद रखिए। तो ये जो नोट्स है, तो नोट्स में सरकारी लाइब्रेरी जो ऐप है तो वहाँ पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो वहाँ पे सुधार कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, पहले चीज़ों को समझ ले और उसको फिर मैप जो है, तो मैप के साथ जो है सरकारी लाइब्रेरी में डाल दिया जाएगा पूरा कंटेंट, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं पूरा थ्योरी, ठीक है। तो वहाँ पे सुधार के साथ डाला जाएगा, तो चीज़ों को पहले समझ लें। इसके बाद जो 5वां जो अंचल है हमारा, तो वह है मध्यवर्ती अंचल, और इसमें सिर्फ 2 स्टेट हैं, और यह है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसी तरह जो लास्ट अंचल है, 6वां अंचल, 6वां जोन, तो वह है पूर्वोत्तर अंचल। पूर्वोत्तर अंचल में टोटल 8 राज्य हैं। 8 राज्यों में से जो 7 राज्य हैं, जैसे कि असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो ये 7 जो राज्य हैं, तो इनको 7 सिस्टर कहा जाता है, यानी कि 7 बहन कहा जाता है, ठीक है। तो 7 बहन कहा जाता है पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को, और उसमें अगर सिक्किम को मिला दिया जाए तो टोटल 8 राज्य हो जाएंगे, और यही जो 8 राज्य हैं तो ये पूर्वोत्तर अंचल में आते हैं। तो ये 7 सिस्टर जो कहा जाता है, इनको मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 सिस्टर में जो है पहला आ जाएगा असम। तो ये जो मैप है, तो इस मैप के साथ पूरा कंटेंट डाल दिया जाएगा सरकारी लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो असम हो गया पहला, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड तीसरा हो गया, चौथा हो गया मणिपुर हो गया, 5वां जो हो गया ये मिजोरम हो गया, 6ठा जो है ये त्रिपुरा हो गया, और 7वां जो हो गया तो ये हो गया मेघालय। तो ये टोटल 7 राज्य हैं, तो इन्हीं 7 राज्यों को जो है 7 सिस्टर कहा जाता है, यानी कि 7 बहन कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि 7 बहन में कौन कौन से राज्य हैं, तो ये 7 का नाम आपको याद रखना है। अगला है भारतीय मानक समय रेखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय मानक समय रेखा। तो इसको भी हम पूरे डिटेल में देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा को। तो सबसे पहले याद रखें, थ्योरी देखते हैं, फिर मैप में भी हम भारतीय मानक समय रेखा को देखेंगे। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है, तो इसका निर्धारण कहाँ से होता है, तो भारत का समय रेखा कहा जाता है भारतीय मानक समय रेखा को। यहीं से भारत का जो समय का गणना होता है, टाइम का जो गणना होता है, तो यहीं से होता है भारतीय मानक समय रेखा से। और भारतीय मानक समय रेखा जो है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है, तो यही IST है, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा है, और यहीं से भारत में समय का गणना होता है। और ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, तो ये कहाँ से गुजरता है, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक जगह से गुजरता है, और कहीं पे आपको मिल सकता है कि ये यूपी के इलाहाबाद के नैनी से भी गुजरता है। तो दोनों सही है, हर बुक में अलग अलग बातें बताया गया है, तो दोनों सही है। आपको क्या करना है, दोनों याद रखना है, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो जैसा क्वेश्चन मिलेगा, अगर इलाहाबाद का नैनी मिलेगा तो उसको टिक मारना है, और मिर्जापुर मिलेगा तो मिर्जापुर को टिक मारना है। तो दोनों याद रखिए कि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, तो यहाँ से निर्धारण होता है, और ये यूपी के मिर्जापुर या यूपी के ही इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से होके गुजरता है। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं, पहला यूपी हो जाएगा, दूसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, और चौथा जो राज्य है ये हो जाएगा उड़ीसा, और 5वां जो राज्य है ये है हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य है जहां से होकर भारतीय मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरता है। और भारतीय मानक समय रेखा जो है, तो ये ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो ये 5.5 घंटा आगे है। तो ग्रीनविच समय से भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है, ये भी याद रखना। ग्रीनविच समय रेखा जो है, ये मतलब कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो उसी को ग्रीनविच समय रेखा कहा जाता है। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो ये इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होके गुजरता है। वहीं से जो है, इसी 0 डिग्री लाइन से जो है सबका मतलब कि पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में विभाजित जो करने वाली रेखा है यही है, जो कि कहाँ से गुजरता है, ये उसी से गुजरता है, ये लंदन से, ग्रीनविच वेधशाला से। और जो विश्व के देश हैं, तो विश्व के देशों ने जो ये मानक समय रेखा है, तो उसको 7.5 के गुणांक में चुना है। जैसे कि भारत की अगर हम मानक समय रेखा की बात करें, तो ये 82.5 डिग्री लाइन है, ठीक है। और ये 82.5 डिग्री जो है, तो ये 7.5 के गुणांक में है। इसी तरह कोई भी देश जिसका भी अपना मानक समय रेखा है, तो वो हमेशा 7.5 के गुणांक में ही होगा, ठीक है। तो 7.5 के गुणांक में रखा गया है मानक याम्योत्तर रेखा को। और 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर का भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। और सबसे ज़्यादा जो समय कटिबंध है, टाइम जोन है, तो वो फ्रांस में है। फ्रांस का 12 को टाइम जोन है, ठीक है। 12 को समय टाइम जोन रखा गया है फ्रांस का। इसी तरह USA में 7 को है, और रूस का 11 को है। भारत का एक ही है 82.5 डिग्री। अब इसको हम मैप में देख लेते हैं, मैप के माध्यम से समझते हैं। हाँ, तो ये देखो, ये हो गया हमारा टाइम लाइन वाला। ये जो है, तो ये 82.5 डिग्री लाइन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और ये देखो 5 राज्यों से गुजर रहा है। पहला हो गया यूपी हो गया, दूसरा जो हो गया तो ये MP हो गया, तीसरा जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा राज्य हो गया उड़ीसा हो गया, और 5वां राज्य है आंध्र प्रदेश। तो ये इस तरह से 5 राज्यों से होकर गुजर रहा है।
और ये जो 5 राज्य से होकर गुजर रहा है, और हमने बताया था कि IST जो है तो ये GMT से 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये IST यानी कि 82.5 डिग्री लाइन, GMT यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये जो GMT है तो इंग्लैंड में ग्रीनविच वेधशाला से होकर ये गुजरता है। तो ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजर रहा है ये रेखा GMT, ये भी याद रखना है। अगला हम देख लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा आपको पता ही है, कर्क रेखा जो अक्षांश रेखा है, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी जो है तो 0 डिग्री ये अक्षांश रेखा जो है तो इसको क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी तरह इसके उत्तर में जाएंगे तो ये 23.5 डिग्री आएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है तो इसी को कर्क रेखा कहा जाता है। तो ये जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है तो ये भारत से भी होकर गुजरता है, और भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर ये गुजरता है। तो याद रखिए कि 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक है गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवां झारखंड है, और पश्चिम बंगाल छठवां है, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से 8 राज्य हैं। तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी तरह जो दक्षिण में होगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मकर रेखा। तो भारत से होकर जो गुजर रहा है तो वो कर्क रेखा गुजर रहा है, ठीक है। तो कर्क रेखा याद रखना है। और जो भारत का जो मानक समय रेखा था IST, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजर रहा था, और ये कर्क रेखा जो है तो ये 8 राज्यों से होकर गुजर रहा है। और ये दोनों जो है, जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत मान लेते हैं कि ये यहाँ पे भारत है, और भारत से होकर कर्क रेखा भी गुजरता है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और यहीं से जो है देशांतर रेखा गुजर रहता है कौन, तो ये 82.5 डिग्री, जिसे कि मानक समय रेखा चुना गया है भारत का। तो ये दोनों जो है कर्क रेखा और देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को काटता है, तो ये भारत का जो ये छत्तीसगढ़ राज्य है, तो छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटता है, ठीक है। तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, छत्तीसगढ़ में काट रहा है। तो ये याद रखना है। यहाँ पे देख लेते हैं मैप में, ये देखिए कर्क रेखा। तो अगर हम कर्क रेखा की बात करें ना भैया, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्क रेखा को समझना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो कर्क रेखा से सबसे पहले देखिए कौन कौन सा राज्यों से होकर गुजर है कर्क रेखा। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया दूसरा, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश हो गया, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ हो गया, पांचवें नंबर पे ये झारखंड हो गया, छठे नंबर पे वेस्ट बंगाल हो गया, और 7वें नंबर पे जो हो गया त्रिपुरा हो गया, और 8वें नंबर पे मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से हो गया गुजर रहा है। अब इसमें सवाल पूछा जाता है, इन 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा गुजर रहा है, तो इन 8 राज्यों का जो राजधानी है वो सबसे दूर कौन है। तो इन 8 राज्यों में सबसे दूर में जो राजधानी है वो है जयपुर। तो यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान का जो राजधानी जयपुर है, तो ये कर्क रेखा से सबसे मैक्सिमम दूरी पे है, ठीक है। मैक्सिमम दूरी कर्क रेखा से जो है तो वो है जयपुर। और पूछा जाए कि कर्क रेखा से सबसे पास वाला राजधानी कौन है, तो ये जो झारखंड का राजधानी रांची है, तो झारखंड का राजधानी रांची जो है ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। तो याद रखना है कि सबसे दूर जो है तो वो है जयपुर, और सबसे पास में जो है कर्क रेखा का तो वो है रांची। तो ये दोनों याद रखना है। और इसी तरह जैसे जो ये कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर गुजर रहा है। 8 राज्यों में से 5 राज्यों का राजधानी जो है तो ये इसके दक्षिण में है, कर्क रेखा के दक्षिण में, ठीक है। और 3 राज्य जो है तो 3 राज्यों का राजधानी जो है कर्क रेखा के नॉर्थ में यानी कि उत्तर में है। और ये 3 राज्य कौन कौन सा है, देखो यहाँ पे राजस्थान हो गया, और ये यहाँ पे है त्रिपुरा का राजधानी अगरतला, और मिजोरम का राजधानी आइजोल। तो ये 3 राजधानी है। एक हो गया जयपुर हो गया, दूसरा हो गया अगरतला, और तीसरा हो गया आइजोल। तो 3 राज्यों का राजधानी जो है उत्तर में, और बाकी 5 राज्यों का राजधानी जो है तो वो दक्षिण में है। तो इस तरह से याद रखना है कर्क रेखा के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी भारत का सामान्य परिचय के बारे में। इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखिए अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है तो वो है राजस्थान, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत में कौन है, राजस्थान। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है ये लद्दाख हो गया। पहले जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो होता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 8,219 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और वहीं पे लद्दाख की बात करें तो इसका बहुत ज्यादा क्षेत्रफल हो गया है। जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, तो इसका क्षेत्रफल है 59,100
46 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देख सकते हैं कि लद्दाख का क्षेत्रफल जो है ये बहुत ज़्यादा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कंपेरिजन में। तो अगर राज्यों में पूछा जाए कि राज्यों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सा है, तो यह है राजस्थान का, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है तो यह है लद्दाख का। और सिर्फ द्वीप समूह की बात किया जाए तो भारत में 2 ही द्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप। तो द्वीप समूहों में सबसे पूछा जाए तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा ये हो जाएगा गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जो क्षेत्रफल है तो वह है लक्षद्वीप का। और द्वीप समूह में 2 ही द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार सबसे बड़ा हो गया तो सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले हुआ करता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर जो है ये इंडिपेंडेंट केंद्र शासित प्रदेश बने हैं तब से लद्दाख हो गया सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। इसी तरह अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो ये हो जाएगा यूपी, और केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा दिल्ली। और अगर सिर्फ द्वीप समूह की बात करें तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है तो वो हो जाएगा सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा लक्षद्वीप। तो ये याद रखना है। और भारत का जो दमन और दीव नामक जो जगह है, दमन और दीव, इन दोनों के बीच में स्थित है खंबात की खाड़ी। तो ये याद रखना है कि खंबात की खाड़ी जो है तो ये कहाँ पे स्थित है, दमन और दीव के बीच में स्थित है। इसमें भी याद रखिए कि ये जो दमन है तो ये स्थल में स्थित है, स्थल मतलब गुजरात की मुख्य भूमि में स्थित है दमन। लेकिन जो ये दीव है तो दीव कहाँ पे स्थित है भैया, तो ये जो दीव है तो ये स्थित है आपका ये खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में। तो ये सागर में स्थित है दीव, मतलब कि यह द्वीप है दीव, लेकिन दमन जो है तो ये मुख्य भूमि में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि दमन ये गुजरात का मुख्य भूमि में स्थित है, और वहीं पे दीव जो है तो ये खंबात की खाड़ी या अरब सागर में स्थित है, और इन दोनों के बीच में स्थित है खंबात की खाड़ी। अगला है जो उत्तर पूर्वी राज्य है, 7 बहन की संख्या दी गया है। तो ये 7 राज्य जो थे तो वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी को 7 बहन कहा जाता है। फिर देखिए जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका की सीमा जो है सबसे ज्यादा राज्यों से सटा हुआ है। तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों में से यूपी जो राज्य है तो इसका सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से सटा हुआ है। और सबसे ज्यादा राज्यों से सटा हुआ है तो कितने राज्यों से इसका सीमा सटा हुआ है, तो ये 8 राज्यों से सीमा सटा हुआ है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये यूपी का जो सीमा है तो ये 8 राज्यों को छूता है और एक वो केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। तो ये जो 8 राज्य हैं तो ये कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया दूसरा, तीसरा हो गया हरियाणा हो गया, चौथा हो गया राजस्थान, 5वां हो गया मध्य प्रदेश, 6ठा हो गया छत्तीसगढ़, 7वां हो गया झारखंड, 8वां हो गया बिहार। ठीक है, तो टोटल 8 राज्य हैं ये जिसका साथ यूपी का सीमा सटा हुआ है। और एक जो केंद्र शासित प्रदेश था तो वो था दिल्ली, तो दिल्ली से भी यूपी का सीमा सटा हुआ है, तो ये याद रखना है। और इन 8 राज्यों में सबसे ज्यादा जो सीमा सटा हुआ है तो सबसे सर्वाधिक संलग्न सीमा ये एमपी के साथ है, मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम जो सीमा सटा हुआ है तो ये हिमाचल प्रदेश के साथ सटा हुआ है। और यूपी का ये जो सोनभद्र जिला है तो ये 4 राज्यों को छूता है, और ये 4 राज्यों को छूता है तो कौन कौन से राज्य हैं, एक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो यूपी का सोनभद्र जिला जो है तो ये 8 राज्यों को छूता है, और ये 8 राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 4 राज्यों को छूता है, 8 नहीं, 8 राज्यों को जो छूता था तो वो तो यूपी का सीमा सटा हुआ है, लेकिन यूपी का सोनभद्र जिला जो है तो ये 4 राज्यों से सटा हुआ है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। इसी तरह से हमने जो पहले देखा था कि जो भारत के जो तट रेखा की लंबाई है तो वो है 6100 किलोमीटर, और अगर द्वीपों को भी उसमें शामिल किया जाए तो टोटल लंबाई हो जाता है 75-17 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे देखिए डिटेल में समझते हैं कि भारत के टोटल जो 9 राज्य हैं तो वो समुद्र से सटा हुआ है, और 4 को केंद्र शासित प्रदेश है जो कि समुद्र से सटा हुआ है। तो 9 राज्य याद रखना है, 9 राज्य भारत के जो 9 राज्य हैं तो वो समुद्र से सटे हुए हैं, जिसमें से गुजरात का जो समुद्री तट रेखा है तो ये सबसे लंबा है, और सबसे छोटा जो समुद्री तट रेखा वाला राज्य जो है तो वो है गोवा। ठीक है, गोवा। तो यहाँ पे आप मैप में देख लेते हैं पूरा क्रम में, तो यहाँ से देख सकते हैं ये है भारत के ये राज्य हैं जो कि समुद्र से सटे हुए हैं, तो इनको हम पूरे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक राज्य, कौन है, 9 राज्य हैं टोटल, तो 9 राज्य में सबसे पहला कौन है, तो सबसे पहला यहाँ देखिए गुजरात। 9 राज्य में से पहला हो गया गुजरात हो गया, दूसरा जो हो गया ये हो गया महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा गोवा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा कर्नाटक हो गया, 5वां हो गया हमारा केरल हो गया, 6ठा हो गया तमिलनाडु हो गया, 7वां हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, 8वां हो गया उड़ीसा, और 9वां हो गया वेस्ट बंगाल। तो टोटल 9 राज्य हैं जो कि समुद्र को छूता है। ठीक है, और इसमें से भी सबसे ज्यादा जो समुद्र का छूने वाला जो राज्य है, तट रेखा जिसका समुद्र को छूता है तो वो है गुजरात का। गुजरात का टोटल देख सकते हैं 100 नहीं, ये
1214.7 किलोमीटर लंबा जो इसका कोस्ट लाइन है, समुद्री तट रेखा, मतलब कि समुद्र को टच करता है। ठीक है, तो ये गुजरात सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला राज्य हो गया। सबसे ज़्यादा सीमा जो है समुद्र के साथ जो छूता है तो वो गुजरात का सीमा छूता है। तो पहले नंबर पे गुजरात याद रखना है। और अक्सर जो है दूसरा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दूसरा कौन है? तो दूसरा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश कहाँ पे है तो वो देख लेते हैं। ये रहा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश देखिए गुजरात के बाद ये दूसरे नंबर पे है, 973.7 किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है, तो वहां से जो है मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। ठीक है, तो ये इसको आप पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैप में जो है इसका जो सोर्स है तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है कि कहाँ से मैंने ये लिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का जो वेबसाइट है तो वहीं से ये डाटा मैंने कलेक्ट किया हुआ है। तो पहले नंबर पे याद रखिए, सबसे लंबा तट रेखा समुद्री जो है तो वो गुजरात का है। दूसरे नंबर पे किसका है तो वो आंध्र प्रदेश का है। और तीसरे नंबर पे किसका है तो तीसरे नंबर पे जो है वो है तमिलनाडु का। तो ये याद रखना है। और वहीं पे अगर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो सबसे लंबा हो जाएगा अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार का जो तट सीमा है तो वो देख सकते हैं 1962 किलोमीटर है। और गुजरात का कितना था 1214। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों दोनों में अगर पूछा जाए तो ये सबसे लंबा सीमा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। लेकिन सिर्फ राज्यों में पूछा जाए तो वो हो जाएगा गुजरात पहले नंबर पे, दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे हो जाएगा तमिलनाडु। तो ये सारा डाटा जो है आप पढ़ सकते हैं सरकारी लाइब्रेरी पे। तो यहीं पे देख सकते हैं टोटल कोस्ट लाइन जो है। तो यहाँ पे टोटल कोस्ट लाइन कितना हो गया तो टोटल कोस्ट लाइन हो गया 75 यानी कि हमने बताया था 75-17 किलोमीटर। तो ये टोटल समुद्री सीमा हो जाएगा 75-17 किलोमीटर। सबसे लंबा राज्यों में हो जाएगा गुजरात का, दूसरे नंबर पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश का और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो सबसे लंबा केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो ये याद रखना है। और यहाँ से देख सकते हैं समुद्री तट रेखा वाले राज्य जो 9 राज्य थे तो वो यहाँ पे लिस्ट हुए और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे है। कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है तो वो भी देख लो। तो एक हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। पहले हुआ करता था कि दादर नगर हवेली जो है तो ये समुद्र को टच नहीं करता था, लेकिन जब से दमन और दीव और दादर नागर हवेली दोनों के मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो तब से जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 4 हो गया जो कि समुद्र को छूता है। पहले 3 ही हुआ करता था। ठीक है, तो अब 4 हो गया है। और पुडुचेरी चौथा हो गया। इसी तरह से 20 राज्य जो है ये पूरी तरह से स्थलरुद्ध है यानी कि लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड कहने का मतलब है कि ये 20 राज्य जो है तो ये समुद्र को नहीं छूते हैं। ठीक है, समुद्र को नहीं छूने वाले राज्यों की संख्या 20 है। ठीक है, तो ये याद रखिए। सॉरी 20 नहीं होगा क्योंकि पहले हुआ करता था, कितना होता था पहले जो राज्यों की संख्या होता था हुआ करता था 29 हुआ करता था। तो 29 में से 9 जो है तो ये समुद्र को छूते थे। लेकिन अब राज्यों की संख्या कितना हो गया 28 हो गया। तो 28 में से 9 अगर हम घटा दें 9 जो है तो ये समुद्र को छूने वाले राज्यों की संख्या हो गया तो बच जाएगा कितना 19। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 राज्य जो है तो वो पूरी तरह से स्थलरुद्ध है यानी कि समुद्र को नहीं छूते हैं। तो ये पुराना डाटा है तो इसमें सुधार जो है वेबसाइट में कर दिया जाएगा, तो वहां से पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में। और 5 राज्य जो है तो ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, मतलब कि जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है, ना समुद्र के माध्यम से ना स्थल सीमा के माध्यम से। तो ये 5 राज्य जो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है ये कौन कौन है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। और यहाँ पे देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है तो पुडुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। और ये 3 राज्यों में जो फैला हुआ इसका हिस्सा है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में जो इसका हिस्सा है तो उसे यनम कहा गया है। और तमिलनाडु में जो इसका हिस्सा है वो कराईकल है। और केरल में जो है तो वो है माहे। और एक मूल पुडुचेरी हो गया। ठीक है, तो मूल पुडुचेरी के अलावा इसका 3 भाग है। एक है यनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, कराईकल तमिलनाडु में और केरल में स्थित है माहे। तो ये याद रखिएगा। और दिल्ली से जो सटे हुए रीजन है जैसे कि हरियाणा टच कर रहा है दिल्ली को, यूपी टच कर रहा है, फिर राजस्थान भी टच कर रहा है। राजस्थान दरअसल इसको दिल्ली को टच करता नहीं है, लेकिन इसके 2 जिले जो हैं अलवर और भरतपुर तो इसको जो है एनसीआर के तहत कंसिडर किया गया है। तो राजस्थान का सीमा जो है दिल्ली से सटता नहीं है। ठीक है, दिल्ली से सटा हुआ नहीं है राजस्थान, लेकिन फिर भी इसका 2 जिला अलवर और भरतपुर को जो है एनसीआर रीजन में माना गया है। एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। और हरियाणा और यूपी के कई सारे जिले हैं जिसको कि एनसीआर में शामिल किया गया है। इसी तरह से जो भारत के राज्य हैं तो भारत के राज्य जो है कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ सटे हुए हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें मैप के माध्यम से देखते हैं।
भारत के जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे हो गया भारत का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया। इसी तरह से यहाँ से अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का सीमा भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा सटा हुआ है, ठीक है। तीसरा जो पड़ोसी देश है तो वो है चाइना, और चौथा पड़ोसी देश है नेपाल। पांचवा पड़ोसी देश जो है तो ये यहाँ पे भूटान है। और अभी जेपीएससी में ये सवाल भी पूछा गया था कि भूटान का सीमा किसके किसके साथ मिलता है। तो यहाँ से देख सकते हैं भूटान का जो सीमा है तो किसके साथ सटा हुआ है। तो इसको 1 मिनट स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं ये भूटान है, भूटान। और भूटान का जो सीमा है तो ये सिक्किम से सटा हुआ है, इधर हो गया बंगाल से सटा हुआ है, इधर हो गया असम से सटा हुआ है, और इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान का सीमा 4 राज्यों से सटा हुआ है। सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और असम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्यों से सटा हुआ है भूटान का सीमा। और ये अभी जेपीएससी जो 7वां जेपीएससी हुआ था तो उसमें ये सवाल भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर हम बात करें, ये चाइना हो गया, भूटान हो गया, और जो अगला जो पड़ोसी देश है तो वो कौन है, तो वो है म्यांमार। यहाँ पे देख सकते हैं म्यांमार, इधर हो गया म्यांमार, हो गया हमारा म्यांमार, और यहाँ पे हो गया बांग्लादेश। तो टोटल ये कितने देश हो गए, पाकिस्तान पहला हो गया, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, तीसरा हो गया चाइना हो गया, नेपाल चौथा हो गया, पांचवा हो गया भूटान, छठा हो गया म्यांमार, और 7वां हो गया बांग्लादेश। तो टोटल ये 7 देश है जिसके साथ भारत का सीमा सटा हुआ है। इसी तरह जो भारत का समुद्री सीमा है तो ये 2 देशों से सटा हुआ है। तो समुद्री सीमा 2 देश कौन कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा यहीं पे जो है लक्षद्वीप जो है तो उसके दक्षिण में स्थित है मालदीव। तो भारत का समुद्री सीमा को टच करने वाला जो देश है तो वो है एक श्रीलंका, और दूसरा है मालदीव। और वहीं पे जो स्थलीय सीमा से सटा हुआ है तो उनकी संख्या 7 है। तो यहाँ से देख सकते हैं भारत का स्थलीय सीमा जो है तो ये 7 देश सटे हुए हैं, 7 देश स्थलीय सीमा से। और जो 2 पड़ोसी देश है, एक है श्रीलंका और मालदीव, तो ये द्वीप पड़ोसी देश हैं हमारे। और इसी तरह से भारतीय महाद्वीप का जब भी आप सुनेंगे इसके बारे में, भारतीय महाद्वीप, तो हमेशा याद रखना है भारतीय महाद्वीप में जो है 5 देशों को सम्मिलित रूप से माना जाता है। तो ये 5 देश कौन है, तो ये पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और भारत। तो ये 5 देशों को मिला के भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये सारी चीज़ें अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझा पाता, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे पास वो वैकम का एक टैब है तो जिसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में, ठीक है। लेकिन अगर डिजिटल बोर्ड होता तो बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाता ये सारी चीज़ें। खैर कोई नहीं, आपका साथ चाहिए। अगर आप जुड़े रहेंगे और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा बहुत जल्द। और डिजिटल बोर्ड अगर आ गया तो समझिए कि आपको बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगला देखिए, जो भारत और श्रीलंका है तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, पाक जल संधि। और भारत का तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में ही जो है आदम ब्रिज है, और पंबन द्वीप इसी ब्रिज का हिस्सा है, आदम ब्रिज का, जिसका शुरुआत रामेश्वरम से होता है। आदम ब्रिज की शुरुआत देख सकते हैं धनुषकोडी नामक स्थान से होता है। धनुषकोडी जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये याद रखिए। यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा मैप हो गया, और ये हो गया तमिलनाडु, और ये हो गया श्रीलंका, और इन्हीं दोनों के बीच में है आदम ब्रिज। यहाँ पे जो समुद्र है तो इसको कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, और यहीं पे है पाक जल संधि। और आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक जगह से होता है, और इसी आदम ब्रिज का हिस्सा है पंबन द्वीप जो कि रामेश्वरम में स्थित है, ठीक है। तो यहीं पे मन्नार की खाड़ी याद रखना है, पाक जल संधि हो गया, ये सारे चीज यहीं पे है। और यहाँ से पढ़ सकते हैं भारतीय राज्यों का सीमा जो है ये कौन कौन सा देश से सटा हुआ है। गुजरात पाकिस्तान से सटा हुआ है, राजस्थान पाकिस्तान से, पंजाब पाकिस्तान से। तो ये पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट से, ठीक है। तो वेबसाइट से पढ़ लीजिएगा, और मैप के माध्यम से भी एक बार जूम करके ऐप में ही देख लीजिएगा कौन कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पे स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो भारत का जो विभाजक रेखा है, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सीमा रेखा है और भारत और चाइना के बीच में कौन सा सीमा रेखा है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। इसी तरह 3 बीघा कॉरिडोर जो है तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और मैकमोहन रेखा जो है तो ये भारत को चीन से अलग करता है। और डुरंट रेखा जो है तो ये भारत को अफगानिस्तान से अलग करता है। यह रेखा जो है डुरंट रेखा तो वर्तमान में ये पीओके में स्थित है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है तो वहाँ पे वर्तमान में स्थित है डुरंट रेखा, ठीक है। तो ये चारों याद रखना है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत को पाकिस्तान से अलग करता है, 3 बीघा कॉरिडोर भारत को बांग्लादेश से अलग करता है, मैकमोहन रेखा भारत को चीन से अलग करता है, और डुरंट रेखा जो है तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। इसी तरह से देखिए, जो प्रमुख चैनल हैं जल संधि वगैरह तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला 6 डिग्री चैनल। तो 6 डिग्री चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में स्थित है। हमने पहले ही बताया था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको 2 भाग में विभाजित किया गया है, 2 भाग में। सबसे पहला देखिए, जो ये वाला जो है तो ये हो गया आपका अंडमान, ठीक है, अंडमान। और अंडमान को 4 भाग में विभाजित किया गया है। इसी तरह ये वाला जो है तो ये हो गया निकोबार, और इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है।
तो यहाँ पे जो है ये अंडमान हो गया, ये वाला अंडमान, और ये वाला कौन हो गया, तो ये वाला हो गया निकोबार, और इसके दक्षिण में है इंडोनेशिया यानी कि सुमात्रा, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। तो इन दोनों के बीच में यानी कि निकोबार ये वाला हो गया निकोबार, और ये वाला हो गया सुमात्रा। तो इन दोनों के बीच में है 6 डिग्री चैनल। तो 6 डिग्री चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच में, इसी को जो है ग्रेट चैनल भी कहा जाता है। तो 6 डिग्री चैनल यही हो जाएगा और ग्रेट चैनल भी यही हो जाएगा, ये याद रखना है। इसी तरह 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। तो ये अगर हम भारत की बात करें तो भारत का हमने देखा था कि भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है तो यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा, और इधर एक द्वीप देश हो गया मालदीव, और यहाँ पे हो गया हमारा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह जो है तो उसी का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है मिनिकॉय, और इसी मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो है ये है 8 डिग्री चैनल। इसी तरह 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में हो जाएगा, और 10 डिग्री चैनल जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार के बीच में। ये हो गया अंडमान द्वीप समूह, ये हो गया निकोबार, और इन दोनों के बीच में है 10 डिग्री चैनल। इसी तरह डंकन पास की बात करें तो डंकन पास जो है ये लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य स्थित है। तो जो अंडमान है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया था, ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, और ये हो जाएगा दक्षिणी अंडमान, और ये हो जाएगा हमारा कौन सा, तो ये हो जाएगा हमारा लिटिल अंडमान। तो ये जो लिटिल अंडमान है और ये वाला जो मध्य अंडमान है उन दोनों के बीच में है डंकन पास, ठीक है। तो ये याद रखना, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य में स्थित है डंकन पास। इसी तरह से पाक जल संधि की अगर हम बात करें तो पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। हमने देखा मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि, आदम ब्रिज सब एक ही जगह है, और तमिलनाडु को जाफना पराय द्वीप से ये जोड़ता है पाक जल संधि, ये याद रखना है। कोको जल संधि ये अंडमान और कोको द्वीप के बीच में स्थित है, कोको द्वीप जो कि म्यांमार के क्षेत्राधिकार में आता है। इसी तरह जो पड़ोसी देश है हमारे, तो पड़ोसी देशों के साथ भारत का सीमा कितना सटा हुआ है वो देख लेते हैं। तो भारत का सीमा सबसे ज्यादा जो सटा हुआ है तो वो बांग्लादेश के साथ सटा हुआ है। बांग्लादेश के साथ भारत का सीमा 4096.7 किलोमीटर सटा हुआ है। दूसरे नंबर पे है चीन के साथ सटा हुआ है, ये 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ भारत का जो हिस्सा सटा हुआ है उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर, तीसरे स्थान पे। चौथा जो है तो वो है नेपाल के साथ, 5वें नंबर पे है म्यांमार, 6ठे नंबर पे भूटान, और सबसे कम जो सटा हुआ है भारत का सीमा तो वो है अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर। और इस तरह से जो स्थलीय सीमा हो जाएगा भारत का ये हो जाएगा 15,106.7 किलोमीटर। अगला हो गया भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है तो इनका राजधानी वगैरह, ठीक है। तो ये पूरा जो है ऐप में पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे तो वहां से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश का 2 राजधानी हो गया, एक हो गया विंटर, एक हो गया समर। तो समर राजधानी यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है हिमाचल प्रदेश का, तो ये SS याद रखो, ठीक है। समर शिमला SS समर शिमला, तो इस तरह से याद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का दोनों राजधानी, समर राजधानी शिमला हो जाएगा यानी कि SS, और विंटर राजधानी धर्मशाला हो जाएगा। और उत्तराखंड का 2 राजधानी हो जाएगा, एक हो जाएगा विंटर राजधानी देहरादून है यानी कि शीतकालीन राजधानी देहरादून, और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा गैरसैंण। तो इसमें इसको कैसे याद रखेंगे उत्तराखंड का, तो ग्रीष्मकालीन गैरसैंण तो गोगो, ठीक है। तो गोगो याद रखेंगे। तो ग्रीष्मकालीन जो है तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड का ये गैरसैंण हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे। और जो चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ के बारे में कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि चंडीगढ़ जो है तो ये 2 राज्यों का राजधानी है, हरियाणा और पंजाब दोनों का, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा और भी राज्य हैं तो इन सभी का यहाँ पे राजधानी देख सकते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है तो ये पहला राज्य है जिसका कि 3 राजधानी है। इसका जो एग्जीक्यूटिव राजधानी ये है विशाखापट्टनम, लेजिस्लेटिव राजधानी है अमरावती, और जुडिशियल राजधानी है करनूल। इसी तरह से जम्मू कश्मीर जो है तो इसका भी 2 राजधानी है। इसका जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये है श्रीनगर, और सर्दी का जो राजधानी है वो है जम्मू। तो जम्मू कश्मीर का भी 2 राजधानी है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह याद रखें, इसका जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो इसको 2 भागों में हमने विभाजित किया था। तो इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडमान, ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, और ये दक्षिणी अंडमान, और ये हो जाएगा लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान। तो ये जो दक्षिणी अंडमान है तो यहीं पे पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो याद रखें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, तो ये अंडमान द्वीप में स्थित है। अंडमान में भी कौन सा, दक्षिणी अंडमान में, और दक्षिणी अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर है, और यहीं पे सेलुलर जेल भी स्थित है। इसी तरह देखिए जब भारत गुलाम था तो गुलामी के बाद जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो 1947 में आज़ाद होने के बाद जो दादर और नागर हवेली ये पुर्तगाल के अधीन था, तो पुर्तगाल ने भारत को सौंप दिया था दादर और नागर हवेली को 1954 में। इसी तरह जो दमन और दीव है तो दमन और दीव गोवा इन दोनों को पुर्तगाल ने सौंपा था 1961 में। इसी तरह से अगर हम चंद्रनगर की बात करें तो चंद्रनगर फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में था जिसको कि 1946 में सौंपा गया था भारत को। और पौंडीचेरी जो है वर्तमान का जो पुडुचेरी है तो इन सभी को जो है 1954 में फ्रांस ने भारत को सौंप दिया था।
इसी तरह से देखो जो भारत का जो समुद्री सीमा है तो इसको तय कौन करता है, तो किसी भी देश का जो समुद्री सीमा है तो उसको तय किया जाता है यूएन कोलॉस नामक संस्था का। यह यूएन कोलॉस जो है तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो इसी के द्वारा किसी देश का समुद्री सीमा को तय किया जाता है। और ये जो यूएन कोलॉस है तो इसके गठन के लेके 1982 में जो है यूएनओ के सदस्यों के बीच समझौता हुआ था। और इसी के द्वारा जो है भारत का समुद्री सीमा को भी 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक है प्रादेशिक समुद्री सीमा, एक है संलग्न समुद्री सीमा और एक है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के समुद्री सीमा है भारत का। जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है तो ये 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। और ये जो है जो ये संलग्न है तो इसका जो समुद्री सीमा है ये 24 समुद्री मील तक है। ठीक है, और समुद्री मील में डिस्टेंस याद रखिए, एक समुद्री मील में जो होता है ये 1.824 किलोमीटर की दूरी होता है। तो ये प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 समुद्री मील हो जाएगा और संलग्न समुद्री सीमा 24 समुद्री मील हो जाएगा। और जो अनन्य समुद्री सीमा है तो ये 200 समुद्री सीमा तक फैला हुआ है, 200 समुद्री मील तक। और इनमें क्या क्या विशेष प्रावधान है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो है प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा जो 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा, तो इसमें भारत का संपूर्ण अधिकार है। भारत इस क्षेत्र में जो है कुछ भी कर सकता है समुद्र में। ठीक है, तो पूरा संपूर्ण अधिकार मिला हुआ है। दूसरा जो है वो है संलग्न समुद्री सीमा, जो कि 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। इसमें भारत को अधिकार दिया गया है कि वो सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, साफ सफाई कर सकता है और इसमें वित्तीय अधिकार मतलब कि किसी भी प्रकार का कारोबार करने का अधिकार भारत को मिला हुआ है। तीसरा जो है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि 200 समुद्री मील तक भारत का क्षेत्र है। इसमें भारत को 3 तरह का अधिकार प्राप्त है। 200 समुद्री मील तक भारत जो है नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। भारत चाहे तो किसी भी नया द्वीप का निर्माण कर सकता है इस क्षेत्र में, मतलब कि 200 समुद्री मील तक। इसी तरह से भारत वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से भारत का जो समुद्री सीमा है तो उसका 3 वर्ग है। तो जैसे कि अगर हम बात करें भारत का कुछ इस तरह से क्षेत्र होगा तो ये 3 वर्ग है। ठीक है, पहला मान लो ये जो है तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दूसरा हो जाएगा ये तो मुख्य भूमि से ये कितना तक फैला हुआ है तो ये 24 समुद्री मील तक है। और तीसरा जो हो जाएगा ये वाला अनन्य क्षेत्र, तो ये जो अनन्य क्षेत्र है तो ये कितना तक है तो ये 200 समुद्री मील तक है। तो प्रादेशिक जल सीमा हो जाएगा 12 समुद्री मील, संलग्न सीमा हो जाएगा 24 समुद्री मील और अनन्य सीमा हो जाएगा 200 समुद्री मील। और भारत का जो औसत समुद्र तल का मापन किया जाता है तो ये चेन्नई से किया जाता है। और जनसंख्या के आधार पे विश्व में हमने देख लिया कि ये दूसरे स्थान पे है। पहले नंबर पे जो है वो चीन था। क्षेत्रफल के आधार पे जो है तो ये कौन से स्थान पे 7वें नंबर पे। और विश्व के कितना क्षेत्रफल है भारत के हिस्से में 2.43%। पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। कौन कौन सा है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो ये 7 हो गया पड़ोसी देश। इसी तरह से विश्व जनसंख्या का प्रतिशत भारत में 17.5% है। और पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच में जो समय का गैप है तो वो है 2 घंटे का। और समुद्र का गहराई मापा जाता है फैथम में। एक फैथम में होता है 6 फुट। और जो मानक मील होता है स्थलीय सीमा जो मील होता है उसको मानक मील कहा जाता है। तो मानक मील का जो डिस्टेंस होता है तो वो होता है 1.584 किलोमीटर। लेकिन समुद्री सीमा जो होता है समुद्री मील तो वो होता है 1.824 किलोमीटर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। तो इसी तरह के ज्योग्राफी के और लेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सरकारी लाइब्रेरी को। और इस में जो भी कंटेंट यूज किया गया है तो वो सभी सरकारी लाइब्रेरी पे पोस्ट कर दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं, ज्योग्राफी का थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।